जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब कोई। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं विश्व फिर से आप सभी के समक्ष रेडी हूँ हमारे पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स के सेशन के साथ। हमने पिछली वीडियो में आर्टिकल 13 के फर्स्ट हाफ को डिस्कस किया था। अब हम उसके सेकेंड हाफ के दो आर्टिकल्स को अच्छे से समझने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए ताकि चीज़ें हमारे मन में फिर से रीइंफोर्स हो जाए। ठीक है, आर्टिकल 13 का एसेंस मैंने आपको बताया था कि वो एक फिल्टर की तरह काम करती है। उस फिल्टर का ऑब्जेक्टिव ये था कि जब कोई भी कानून बनती है, उस कानून को देखना, उस कानून को अंडरस्टैंड करना, उस कानून को एनालाइज करना कि वो जो कानून बन रही है दैट इज़ नॉट वायोलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। ये ऑब्जेक्टिव था, बेसिक एसेंस था आर्टिकल 13 का। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में हमने ये चीज़ देखा था कि कोई भी अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रही है तो उसे नल और वॉइड डिस्कस कर दिया जाएगा। और आर्टिकल जो 13 सब क्लॉज 2 थी वो ये कहती थी कि जब से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है उसके बाद से द पार्लियामेंट कैनॉट मेक एनी लॉ which violate a breach or contravene anything in the part 3। मतलब पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे। अब हम मूव करने वाले हैं आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 के साथ। ठीक है दोस्तों, क्या समझने वाले आज हम 13 सब क्लॉज 3। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग से हम एक चीज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं लॉ, एनी लॉ, एनी अमेंडमेंट, एनी लॉ, व्हाट इज लेजिस्लेशन। बट अभी तक हमें या किसी भी आर्टिकल में ये डिस्कस नहीं किया कि ये लॉ का कॉम्पोजिशन क्या है, क्या क्या चीज़ें आएंगी इस लॉ के अंदर। सो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 लॉ को डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ते हैं ना तो उस कॉन्सेप्ट को मन में विजुअलाइज करना है। जब हम लॉ की बात कर रहे हैं तो आपके मन में केवल एक चीज़ आ रही होगी अभी तक कि जो पार्लियामेंट हमारे लिए लॉ बनाती है, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर हो गया या पार्लियामेंट हो गया, ये हमारे लिए जो लॉज बनाती है शायद वही लॉ कहलाता है। बट नहीं दोस्तों, लॉ का एम्बिट बहुत वाइड है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं कि लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए दोस्तों, लॉ को अगर हम लिखें तो लॉ के डिविजन्स में जो चीज़ें आएंगी वो आती हैं लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया था। मेन फंक्शंस पार्लियामेंट का क्या था या स्टेट लेजिस्लेचर का मेन फंक्शन क्या था कि सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कानून बनाना, जो कि हमने कहाँ डिस्कस किया था, आर्टिकल 12 में डिस्कस कर लिया था हमने ये चीज़। ठीक है दोस्तों, सेकेंड जो चीज़ें आती है इसमें दैट इज बाय लॉज, समझेंगे। थर्ड आती है ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट जो है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपकी लॉ कंपोजिशन करती है। तो हमारा जो प्रीवियस जो माइंड काम कर रहा था लॉ को लेकर यही था कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है वही आर्टिकल 13 के अंदर आता है। बट नहीं दोस्तों, लॉ का एम्बिट थोड़ा वाइड है। क्या है ये? एक्स्ट्रा 3 कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो लॉ के अंदर आते हैं। समझते हैं एक एक चीज़ों को कि ये क्या होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बाय लॉज का मतलब ये होता है कि जब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी या क्या वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जब खुद को रेगुलेट करने के लिए लॉज बनाए उसे हम कहते हैं बाय लॉज। ठीक है, अगर एग्जाम्पल से समझे तो कोई भी स्कूल होता है, स्कूल अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाती है कि हमारा फुल जो ईयर का प्रोसेस होगा वो इस सीक्वेंस में चलेगा। सो ऐसे लॉ जब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या कोई भी स्टेट का कोई पार्ट जब खुद को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून बनाता है उसे हम लोग कहते हैं बाय लॉज। ठीक है,
नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस। देखिए दोस्तों, ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट हम डिटेल्स में समझेंगे जब हम इमरजेंसी को समझेंगे, जब हम प्रेसिडेंट और गवर्नर को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बट इसका मैं एसेंस बता दूं दोस्तों कि क्या होता है। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की अगर जो फंक्शनिंग होती है वो 365 दिन नहीं होती है दोस्तों। वो कुछ कुछ सेशंस में आते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसे हम हिंदी में कहते हैं सत्र। मतलब एक होता है मॉनसून सेशन होता है, एक होता है विंटर सेशन, और एक सेशन जो होता है वो बजट के बाद होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखा जाए तो पार्लियामेंट 365 डेज फंक्शनिंग नहीं करती है। कुछ कुछ 2-2.5 महीने 3 महीने के गैप में आती है, काम करती है, डिस्कशन होता है, लॉज बनती है हमारे लिए, और फिर वो ब्रेक में चले जाती है। ये सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। जब कोई स्कूल की अगर फंक्शनिंग देखें, 365 दिन स्कूल तो नहीं चलती है ना दोस्तों, कुछ दिन छुट्टी होती है जिसे हम लोग ब्रेक कहते हैं। जब पार्लियामेंट की छुट्टी होती है उसे हम रेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक टर्म आती है, याद रखिएगा, इसमें जो टर्म सत्र ध्यान रख लीजिए, रेसेस। रेसेस को ब्रेक बोलते हैं। तो बात यह है दोस्तों कि मान लीजिए कि एक समय ऐसा चल रहा है, अप्रैल मई का मंथ है और उस समय रेसेस चल रहा है, मतलब पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट छुट्टी में है। अब कुछ ऐसी अर्जेंट नीड आ गई कि हमें कानून बनाने की जरूरत पड़ गई, अर्जेंट नीड। उस नीड को स्पेसिफिक टर्म्स में, पॉलिटी के टर्म्स में एक टर्म दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो कोई ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट आ गए कि इस पब्लिक इंटरेस्ट को, इस पब्लिक वेलफेयर की नीड को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ लॉ बनाना है। अब बात यह है, लॉ बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट तो छुट्टी पे है, तो अब ये लॉ बनाएगा कौन? बात ये आ गई, लॉ बनाएगा कौन? अब पार्लियामेंट को अचानक से तो हम सम्मिलित कर नहीं सकते 1-2 दिन के अंदर कि भाई लॉ बनाना है, पार्लियामेंट बुलाओ, नॉट पॉसिबल। सो इस समय एक जो पार्लियामेंट का रोल कौन करती है, ये इंपॉर्टेंट आ जाती है। ये रोल करती है आपकी एग्जीक्यूटिव। हमने पढ़ा था ना स्टेट का पार्ट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। तो जब एग्जीक्यूटिव हमारे लिए कानून बनाते हैं, किस पर्पस के लिए? किसी अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, उसे हम रेफर करते हैं ऑर्डिनेंस। बट ऑर्डिनेंस और लॉ में डिफरेंस ये है कि ऑर्डिनेंस का जो एप्लीकेबिलिटी है वो परमानेंट नहीं है। मतलब ऑर्डिनेंस तब तक वैलिड रहेगा जब तक पार्लियामेंट, जब फिर से सेशन में आकर उसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करती है, तब तक आपका ये वैलिड रहेगा, और एक पीरियड के बाद ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। सो ऑर्डिनेंस का ऑब्जेक्टिव केवल ये होता है कि उस समय जो अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट है उस नीड को फुलफिल कर सके, ताकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वेलफेयर का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एक वेलफेयर स्टेट का ऑब्जेक्टिव है, कि कोई भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स ना आए जिसके कारण हमारा फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट रुका रहे। ठीक है, मतलब पब्लिक वेलफेयर इज द अटमोस्ट गोल, और उस गोल को फुलफिल करने के लिए अगर कोई ऑर्डिनेंस पास किया जाता है तो वो भी आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 के एम्बिट में आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन। ये कुछ खास चीजें नहीं है, मतलब ये है कि जब कोई भी एग्जीक्यूटिव कुछ नोटिफिकेशन प्रोड्यूस करती है, या कोई भी अथॉरिटी हो गई, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई, स्टेट का कॉम्पोजिशन हो गई, जब कोई नोटिफाई करती है कुछ चीज़ों का कि ये कुछ नोटिफिकेशन रिलीज कर रहे हैं जिससे ये चीज़ें होनी है। ठीक है, बेसिक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, एग्जाम की नोटिफिकेशन वगैरह वगैरह, कुछ भी जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें भी आपके लॉ के अंदर आ जाती है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, अब आप हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इसके कोई एक्सेप्शंस है क्या? क्योंकि लॉज के हर सब कुछ, कोई भी कानून लॉज कहलाएगी क्या? नहीं दोस्तों, कुछ बेसिक एक्सेप्शंस भी है इसके। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या एक्सेप्शंस है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सेप्शंस में 2 चीज़ें याद रखेंगे आप। ठीक है, एक होती है पर्सनल लॉ। ठीक है, क्या होती है? पर्सनल लॉ। मतलब आप सुने होंगे, जैसे
हिंदू मैरिज एक्ट हो गई, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गई, हिंदू कंडक्ट रूल्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है ये पर्सनल लॉ कहलाती है। तो पर्सनल लॉ आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 के अंदर नहीं आती है। दिस इज वन एक्सेप्शन। कोई आपसे कहे दे स्टेटमेंट में दे दे एग्जाम में कि डज पर्सनल लॉ कम अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 13? नो, इट कैनॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 13, ठीक है। सेकेंड एक्सेप्शन आ जाती है कि जब कोई भी अथॉरिटी, कोई भी स्टेट का कॉम्पोजिशन हो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, कोई भी अगर नोटिफिकेशन या ऑर्डर देता है जिसका नेचर जो है ना, क्या है नेचर, क्या है, रिकमेंडेशन का नेचर है, रिकमेंडेशन और या गाइडलाइंस, क्या है, गाइडलाइंस की तरह है। सो ऐसे चीजों में आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 नहीं आती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम, अब रिकमेंडेशन क्या है समझ लीजिए दोस्तों। एक होता है कि स्पेशली मेंशन किया जाता है कि दिस नीड्स टू बी डन, ये करना होगा, या इस लॉ के अंदर ये चीजें आएंगी, ये होता है लॉ। बट अगर कहा जाए कि मैं ये रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना हमारे लिए अच्छा होगा, ये गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो सैनिटेशन अच्छी बनी रहेगी, ये क्या है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसका एनफोर्सिबल का जो डिग्री है ये कम है। ये क्या है, एक मतलब सजेशन की तरह है कि आप बात मान लें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। सो यही ऑब्जेक्टिव्स है एक गाइडलाइंस या नोटिफिकेशन का। सो ये दो चीजें आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 के अंदर नहीं आती है। सो ये सारे डिस्कशन मिला के हमारा ये कॉन्सेप्ट आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 यहाँ पे हमारा क्लियर होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कि लॉ आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हम स्टार्टिंग से लॉ 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 कह रहे हैं उस लॉ के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, अब आप अगर संविधान को जाकर खोलिएगा और एक एक आर्टिकल जो मैंने आपको अभी तक पढ़ा है उसे जाके पढ़िएगा तो आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मेरा पर्पस इस चैनल का, इन वीडियोस का यही है कि आप जो कुछ पढ़ें उस चीज को फील करें, और जब उससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ें तो आपको कभी भी कोई चीज की डाउट ना हो, ठीक है दोस्तों। आई होप मेरा एसेंस जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आइए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो हमारा 13 सब क्लॉज 4 है। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। देखिए दोस्तों 13 सब क्लॉज 4 को समझने से पहले जब आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा, ठीक है, तो आपको एक चीज मेंशन होगा, एक डेट मेंशन होगा, ठीक है। क्या होगा, एक डेट मेंशन होगा, या एक डेट कह सकते हैं, या एक ईयर कह सकते हैं, या एक अमेंडमेंट मेंशन होगा। क्या है, अमेंडमेंट। मैं आपको अब कुछ नहीं बता रहा हूं, बस एक वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे, अब अभी ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अमेंडमेंट। देखिए दोस्तों अभी तक हमने 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 में पढ़ा लॉ, मतलब संविधान में जो चीजें बनी स्टार्टिंग में वो सब आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स की तरह है। अब बात यह है कि सोसाइटी कैसा है, इवॉल्विंग है ना। सोसाइटी में कुछ समय के साथ कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। जैसे सोसाइटी अभी चेंज हो रही है तो हम अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एनकम्पास करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली कॉन्सेप्ट आई थी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस का कॉन्सेप्ट आ गया, उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर किया। तो ऐसे चीज़ें सोसाइटी के इवॉल्व के साथ चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना ज़रूरी होता है। अब उस चेंज करने के फिनोमिना को हम कहते हैं चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों, अमेंडिंग। द टर्म इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड का मतलब होता है चेंजिंग, ठीक है दोस्तों, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बात यह आ जाती है कि 13 सब क्लॉज 3 में ये अमेंडमेंट्स आएंगे क्या। सिंपल यही बात है दोस्तों कि संविधान का संशोधन अगर होता है तो क्या वो आर्टिकल 13 के अंदर आएगा, क्या वो लॉ के अंदर आएगा, ये सिंपल सी बात है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस क्यों है, इस चीज को समझे दोस्तों। देखिए आर्टिकल 13 इनडायरेक्टली किसको पावर दे रहा है दोस्तों, आर्टिकल 13 जुडिशरी को बहुत बड़ा पावर दे रहा है कि जो भी 13 के अंदर लॉज आते हैं, 13 के अंदर जो भी लॉज आते हैं उसको रिव्यू करने का
पावर क्या है आपके पास है। तो एक तरफ से ये किसके बीच में लड़ाई हो गई दोस्तों, ये जुडिशियरी के बीच में और लेजिस्लेचर के बीच में लड़ाई होगी। दो पार्टीज हैं, देखिए इसको बहुत इंटरेस्टिंगली समझिएगा दोस्तों, ठीक है। दो पार्टीज हैं, हम आपसे बात किए थे। एक हो गई जो लॉ बना रही है आपकी लेजिस्लेचर, और ये हो गए हमारे जुडिशियरी, ठीक है। तो 13 बोल रहा है कि जो भी आपके अंदर लॉ के डेफिनेशन में आएंगे तो आपको मैं पावर दे रहा हूं कि आप उस लॉ को रिव्यू कीजिएगा ताकि लोगों का फंडामेंट क्या हो, लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो। अब लेजिस्लेचर, मान लीजिए ये जो लेजिस्लेचर है इनका थोड़ा सा ना नेचर थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ इस सेंस में है कि ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के हो गए, समझिए, बहुत एसेंस है दोस्त। आप इसे कोई ऑर्गेनाइजेशन मत समझिए, इंसान समझिए। मान लीजिए लेजिस्लेचर एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डोमिनेटिंग नेचर के हो गए। क्या हो गए? डोमिनेटिंग नेचर के। अब इनका मन क्या करेगा, आप समझिए, इनका मन करेगा ना कि हम जो भी चीजें बनाएं, जो भी नए रूल्स बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन में जब कुछ चेंजेस करें, उस चीज को जुडिशियरी के पंचायत से दूर कर दें। मतलब हम ये डिक्लेयर करते कि हम जो भी चेंजेस करें वो चीज जुडिशियरी को हक ही नहीं है कि उस चीज को रिव्यू करें। सिंपल सी बात यह है कि जब भी लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना चाहेगी और उसका इंटेंशन जो है वो अगर नेगेटिव है, ठीक है, दिख तो रहा है पॉजिटिव बट है नेगेटिव, वो कुछ ऐसा करना चाहती है, वो जानती है कि माइट भी वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो इसका मन क्या करेगा कि भाई ये जो हमेशा बीच बीच में जुडिशियरी आ जाते हैं हमारे लॉ मेकिंग पे इंटरफेयर करने के लिए, हम पे ऊपर के बैठ जाने के लिए कि हम सही है या गलत, ये पावर क्यों है जुडिशियरी, इस पावर को क्यों ना छीन लिया जाए। बात समझ में आ रहे हैं आपको? तो यही केस हुआ इंदिरा गांधी की सरकार के समय। क्या हुआ समझते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट याद रखिएगा, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, ठीक है। अब बात इसमें आ गई दो टर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब संविधान को चेंज करने की पावर। तो ये कहाँ मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मेंशन्ड है कि द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ पर्टिकुलर मैनर व्हेन सर्टेन नेसेसरी इज फेल्ट बाय द पार्लियामेंट। अब बात यह आती है कि मैं आपको बोला कि जब भी कोई चीजें आती हैं तो इन्हें बार बार यहाँ पे एक आदमी मिल जाता है जो बैठे हुए हैं हर चीज को देखने के लिए, मतलब उनके गार्जियन बैठे हुए कि भाई कुछ भी लाओ मैं तो रिव्यू करूंगा। तो इनका क्या मन करेगा कि भाई इस पावर रिव्यू के पावर से ही मैं अपने लॉस को हटा दूं ताकि ये कुछ कर ही नहीं पाए, हम आराम से काम करते रहे। सो यही चीज हुआ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। इन्होंने इस अमेंडमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज कह दिया गया कि जो भी चेंजेस, क्या जो भी चेंजेस हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 368 के थ्रू लाएंगे, क्या लाएंगे? थ्रू, उसमें वो चीजें जुडिशियल रिव्यू के बाहर होंगी। क्या होंगी? बाहर होंगी। समझ रहे हैं कितना बड़ा एक अनर्थ होने वाला है यहां पे? समझिए, एक तरफ से यह कह दिया गया कि आज से जो भी हम संविधान में चीजें लाएंगे, कब? 1971 के बाद से 368 के थ्रू जो भी संविधान में हम आर्टिकल्स लाएंगे, कुछ प्रोविजंस लाएंगे अमेंडमेंट के नाम पे, वो चीजें आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएंगी। तो इससे सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ दोस्तों? दिक्कत ये हुआ कि अगर ये लॉ 13 के अंदर नहीं आएंगे तो जुडिशियरी का जो फिल्टरिंग का ऑब्जेक्टिव है वो तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि 13 का एसेंस ही है फिल्टर। तो ये अमेंडमेंट ने बोल दिया कि कोई भी लॉ लाएंगे अमेंडमेंट के थ्रू वो फिल्टर नहीं हो सकता है, मतलब हम जुडिशियरी का पावर छीन रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अनर्थ हो रही है यहाँ पे। अगर इस लॉ की वैलिडिटी हो जाती, अगर इस अमेंडमेंट की वैलिडिटी हो जाती लॉन्ग टर्म पे, अगर आज भी ये चल रहा होता, तो हमारा
जो स्टेट है, हमारा जो पार्लियामेंट है, वो आपके लिए कोई भी अमेंडमेंट लेते आता कॉन्स्टिट्यूशन में और जुडिशियरी कुछ नहीं कर पाती, ये बोल के कि भाई ये चीजें जो हैं ये चीजें इनफाइनाइट है। ये चीजों ने आर्टिकल 368 ने लेजिस्लेचर को, किसको, लेजिस्लेचर को इनफाइनाइट पावर दे दिया। तो लोग जैसे ये चीजें हुई 1971 के समय, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम हो गए, सबका माथा खराब हो गया, सब लोग को टेंशन हो गया कि भाई अब हमारा फंडामेंटल राइट्स को बचाएगा कौन। तो जुडिशियरी ने कहा दोस्तों चिंता ना कीजिए, मैं हूं आपके साथ, आई एम द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 है अभी हमारे पास, आर्टिकल 13 के पास मैं उसको एनफोर्स करूंगा आपको बचाने के लिए। और एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट होती है, इस केस को अपने दिलो जा में बसा लीजिएगा। इस केस का नाम है केशवानंदा भारती केस। क्या नाम है दोस्तों? केशवानंदा भारती केस 1973। दिस इज रेफर्ड टू एज द लैंडमार्क केस विच सेव्ड, क्या किया, सेव्ड द इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाया। ठीक है, कैसे बचाया समझते हैं। इस केस का थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं दोस्तों कि इस केस में टोटल 13 जज बैठे थे। इस केस को डिसाइड करने के लिए 13 जज बैठे थे और जो जजमेंट बना ना वो 7:6 स्प्लिट डिसीजन में बना। मतलब 7 जज उस डिसीजन के साथ थे और 6 जो थे उसके अगेंस्ट थे। आप समझ सकते हैं कितनी स्ट्रैटेजिक फैक्टर थी, कितनी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग थी कि 6 इसके ऑपोजिशन में भी थे और 7 फेवर में थे। तो इस केस का इंपॉर्टेंस और इस केस का डेप्थ आप समझ रहे होंगे कि 13 जज बैठ के इस केस को डिसाइड किए। ठीक है दोस्तों, अब डिसीजन में उन्होंने क्या बोला कि अगर पार्लियामेंट होशियार बन रहा है ना तो हम उनसे भी ज्यादा होशियार हैं। कैसे हैं? ठीक है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके आप मुझे, मतलब आप मुझे क्या कर रहे, पैरालाइज कर रहे हो, अब हम आपको पैरालाइज करते हैं। उन्होंने इसका भी बाप लेते आया, एक नया कॉन्सेप्ट लेते आया जिसे रखा गया नाम, उन्होंने दिया बेसिक स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया? बेसिक स्ट्रक्चर नाम दिया दोस्तों। ठीक है, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर कोडिफाइड नहीं है, मतलब ये कहीं मेंशन्ड नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर में ये चीज आती है। अब आप समझ सकते हैं कि कहीं पे कोई चीज मेंशन्ड है तो हम उस पर जाके कंप्लेंट कर दें कि भैया ये चीज तो मेंशन्ड नहीं है, आप क्या करोगे। बट जब कोई चीज एक्सप्लिसिटली कहीं पे मेंशन्ड ही नहीं है तो ये क्या कर दी, ये जुडिशियरी को, किसको, जुडिशियरी को इनफाइनाइट पावर दे दी। क्या दे दी? इनफाइनाइट पावर दे दी कि ठीक है, अगर आप 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हमारी पावर छीन रहे हैं तो हम आपसे भी ऊपर हैं और हम अपने आप को इनफाइनाइट पावर देते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, थोड़ा समझते हैं। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा चीज जो संविधान के एसेंस के लिए जरूरत है वो चीजें कभी भी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 13 को वायलेट करके वो कानून नहीं बना सकता है। उन्होंने कुछ कुछ चीजें डाली, अब इसमें डालते रहे। अब यहां पे जैसे जुडिशियल रिव्यू एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, क्या छीन रहे थे? जुडिशियल रिव्यू। इन्होंने बोला भाई क्या जाओ कुछ भी करो, जुडिशियल रिव्यू में यहां डाल देते हैं। मतलब आर्टिकल 368 तुम पावरफुल हो, बट तुम वही चीज में पावरफुल हो जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं मेंशन्ड है। बट कोई भी ऐसा चीज जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर लिखा है उस चीज से तुम पावरफुल नहीं हो। मतलब जहां जुडिशियल रिव्यू छीन रहे थे, मैंने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया और ये बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 368। मतलब आर्टिकल 368 से जो अमेंड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन वो जुडिशियल रिव्यू के परे नहीं है, वो जुडिशियल रिव्यू से सुप्रीम नहीं है। मतलब क्या कि अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी होगा आर्टिकल 368 के द्वारा वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होगा। किस में होगा? दायरे में होगा। आप समझ सकते हैं कि केशवानंदा भारती केस ने किस तरह हमारे जुडिशियरी को, जुडिशियरी का एक नया कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में। क्यों इवॉल्व किया?
क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व नहीं होता तो हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो जाती। और क्यों खत्म हो जाती? क्योंकि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने खुद को स्टेट लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को इनफाइनाइट पावर दे दिया था और बोल दिया था कि कोई भी चीजें अगर हम अमेंडमेंट में 13 सब क्लॉज 4 के थ्रू लाएंगे वो चीजें जुडिशियल रिव्यू के बाहर होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और हमारे डेमोक्रेसी को ऐसे टायरनी से बचने से बचाया। ठीक है, तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 डील करता है इसी चीज के साथ, क्या? संविधान के संशोधन को, जो कि आर्टिकल 368 से किया जाता है। सो आई होप द डिटेल्ड एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 और 13 एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले वीडियो में हम एंटर करने वाले अपने फंडामेंटल राइट्स को डिटेल्स में समझने के लिए, क्योंकि जो नेसेसरी बैकग्राउंड था वो मैंने आपके लिए क्रिएट करके दे दिया। इसके बियॉन्ड आपको और कुछ नहीं समझना है, फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समझना है और खुद को एम्पावर्ड महसूस करना है दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही। देखिए दोस्तों, वीडियोस बनाने में, चीज़ों को आपको समझाने में हमें भी मेहनत लगती है। सो अगर आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए मेहनत के साथ और वीडियोस बना सकूंगा, ताकि हम सभी का एजुकेशन के मामले में भलाई हो और हम सबको एम्पावर्ड महसूस करें। दोस्तों, इसी मैसेज के साथ आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप सब कोई खुश रहिए, लाइफ में खुशी से बढ़कर कुछ नहीं, हेल्दी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन सभी के लिए और एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।